So, hello students, good evening. तो ग्रुप 14 में हमने सिलिकॉन्स को डिस्कस किया था पिछले क्लास में, है ना। कंप्लीट नहीं हुआ था, सिलिकॉन्स में थोड़ा रहता था। सिलिकॉन्स में लीनियर चेन सिलिकॉन एंड साइक्लिक सिलिकॉन, ये दो मैंने आपको करवाया था। उसमें इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट था चेन टर्मिनेटर वाला, कि चेन टर्मिनेटर का क्या रोल होता है सिलिकॉन्स की केमिस्ट्री में। तो चेन टर्मिनेटर यूज होता है मॉलिक्यूलर मास को कंट्रोल करने के लिए पॉलीमर का। अगर आप अनकंट्रोल्ड मैनर में छोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर मास इतना ज़्यादा हो जाएगा पॉलीमर का कि वो फिर इतना स्टिफ हो जाएगा कि वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, मोल्डिंग नहीं हो सकती और वो यूजलेस हो जाता है। सो वी नीड टू कंट्रोल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। वैसे पॉलीमर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड में पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, और वहाँ पे रोल ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स मैं आपको अलग से कराऊंगा। तो आज उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे सिलिकॉन्स, है ना। ये ग्रुप 14 में से था और आज कितना 19 है ना, 19/05/2020, ठीक है। तो अब आ जाओ, सिलिकॉन्स में एक आखिरी होता है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। वो तो लीनियर चेन था, यानी कि एक चेन दूसरे चेन से बीच में कहीं से लिंक नहीं था। यहां पे क्या है कि पॉलीमर चेन आपस में क्रॉस लिंक्ड है, नेट की तरह, जाल की तरह कनेक्टेड हैं। obtained by hydrolysis of RSiCl3। ये ट्राइक्लोराइड्स के हाइड्रोलिसिस से मिलता है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। किस तरह से, देखो RSiCl3 को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो 3 टाइम्स क्लोराइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके और मिलता है RSiOH, OH एंड OH। अब ये जो बना अभी, ये क्या करेगा, ये ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इधर से भी, जरा देखेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इधर से पॉलीमराइज होगा, यहां से ऐसे वाटर निकल जाएगा, ये इधर से ऐसे थर्ड मॉलिक्यूल के साथ, ये इधर से ऐसे मॉलिक्यूल के साथ। और अगर सिर्फ इतना ही होता तब तो ये लीनियर चेन पॉलीमर बना रहा होता। लेकिन अभी क्या होगा, अभी फंक्शनलिटी बचा हुआ है। यहां पे एक और मॉलिक्यूल लिखो, ट्राइहाइड्रोक्सी का। ये यहां से भी पॉलीमराइज होगा। इसको तरीके से लिखना पड़ेगा। ये यहां से भी पॉलीमराइज होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला सिलिकॉन SiO Si बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। और उसी तरह से आगे यहाँ पे
एक और मॉलिक्यूल अगर लिखो तो फिर से यहाँ पे इस तरह से डिहाइड्रेशन होके फिर से वो, तो क्या होगा, चेन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा होगा और इस कनेक्शन के थ्रू एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मिलेगा जिसमें कि पॉलीमर चेन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कुछ इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से इसको थोड़ा फास्ट में भी दिखा सकते हैं। SiO SiO SiO, ये आगे ऐसे कंटिन्यूड रहेगा, ये आगे ऐसे कंटिन्यूड रहेगा। नीचे भी लिखते हैं SiO SiO SiO, ये ऐसे बढ़ते जाएगा। यहाँ O, ये ऐसे, ये देखो क्रॉस लिंक हो गया और सब पे एक एक R भी लगा होगा, है ना। दैट इज क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। और इसमें भी डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज की, कहाँ हम इसको यूज करने जा रहे हैं, हम उसी के हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट को कंट्रोल करते हैं। और यहां भी मॉलिक्यूलर वेट को कंट्रोल करने के लिए द सेम R3SiCl is added as chain terminator. Here also R3SiCl is added as chain terminator to control the molar mass। सही है ना। मोलर मास को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। यह क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की एक खास एप्लीकेशन है, जरा सा सुन लेंगे। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इज रबरी इन नेचर। सबसे पहले तो ये रबर जैसा होता है। रबर जैसा क्या, रबर ही होता है, सिलिकॉन रबर ही बोलते हैं इसको। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका कि ये एक बायोकॉम्पैटिबल पॉलीमर है। इसको फूड ग्रेड पॉलीमर भी बोलते हैं और इसलिए जहां भी खाने पीने की चीजों में रबर का कांटेक्ट होना है वहां पे वो रबर हम सिलिकॉन रबर यूज करते हैं। एक दो एग्जांपल आपको डे टू डे लाइफ में मैं दिखाता हूं। मिक्सी को जाके देखना, घर में जो मिक्सी होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, तो उसमें देखना एक रबर का सीलेंट लगा होता है। रबर का गोल जैसा रिंग जैसा सीलेंट लगा होता है और जब हम ऊपर से कवर लगाते हैं तो वो सीलेंट जो है वो टाइट कर देता है जिससे कि अंदर का मटेरियल बाहर ना निकले, लिक्विड बाहर ना निकले। अब वहाँ पे फूड कांटेक्ट होना है, जूस बनाना है, मैंगो शेक बनाना है, तो ऑर्डिनरी रबर हम नहीं लगा सकते हैं उसमें क्योंकि उसके कांटेक्ट में हमारे खाने पीने की चीज़ आएगी। लेकिन सिलिकॉन रबर बायोकॉम्पैटिबल होता है, इससे हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर हमारे बॉडी में थोड़ा बहुत चला भी गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स ए बायोकॉम्पैटिबल वन। जितनी भी फूड पैकेजिंग, अगर कभी आपने कोई लिक्विड सिरप, कप सिरप वगैरह का कवर अगर खोलो, ढक्कन खोलो, तो देखो उसके अंदर एक रबर का सीलेंट मिलेगा। वो रबर का सीलेंट सिलिकॉन्स का होता है क्योंकि वो खाने पीने की चीज़ के कांटेक्ट में है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका, अभी मैं लिख के भी दूंगा सर,
ये एक एंटी थ्रोम्बोजेनिक मटेरियल है, एंटी थ्रोम्बोजेनिक मटेरियल। इसका मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बाहर से जाता है तो वो एक अनवांटेड गेस्ट की तरह ट्रीट होता है। कोई कांटा चुभ जाता है, जब तक वो कांटा निकल ना जाए हमें चैन नहीं होता, और अगर वो थोड़े टाइम के लिए चुभा रह गया तो उसके ऊपर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता, और वो ब्लड क्लॉटिंग जो है फिर वो रॉट हो जाएगा और फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, घाव हो जाएगा वगैरह वगैरह। जो हमारा बॉडी किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को अनवांटेड गेस्ट की तरह देखता, उसको टॉलरेट नहीं करता, और अगर वो हमारे सेल्स ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए तो उसके ऊपर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोजेनिसिटी, थ्रोम्बोजेनेसिस। सिलिकॉन रबर जो है वो एंटी थ्रोम्बोजेनिक होता है, यानी कि सिलिकॉन्स पॉलीमर रबर को अगर कहीं पे सर्जरी करके डाल दें तो उसके ऊपर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। सिलिकॉन रबर एक तो बायोकॉम्पेटेबल है, हार्म नहीं करता, और उसके ऊपर क्लॉटिंग नहीं होती है। बॉडी के अंदर ऑपरेट करके कहीं पे रख दोगे वो रखा रहेगा। तो फिर क्यों रख दें? सिलिकॉन रबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इम्प्लांट डिवाइसेस। हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे सॉफ्ट टिश्यूज, ढेर सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, और आज के डेट में मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है कि उन ऑर्गन्स को ऑल टुगेदर रिप्लेस कर सकता है बाय मेकिंग आर्टिफिशियल ऑर्गन ऑफ सिलिकॉन। सो सिलिकॉन एक बायोकॉम्पेटेबल एंटी थ्रोम्बोजेनिक पॉलीमर होता है। एक और इसका यूज है, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मजाक में मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सिलिकॉन रबर कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज होता है। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री में देखते हो सबकी बिल्कुल सीधी सीधी नाक, बाकी सब कुछ एकदम जैसे कि, तो उसमें सिलिकॉन का रोल होता है। एक एग्जाम्पल मुझे पता है इसलिए मैं बता देता हूँ। शिल्पा शेट्टी को जानते हो ना? उसकी पहली मूवी अगर देखी होगी किसी ने, बाजीगर, तो उसमें उसकी नाक बैठी हुई है, अब बिल्कुल नाक उसकी खड़ी है, क्योंकि बाद में कॉस्मेटिक सर्जरी सिलिकॉन इम्प्लांट करके और उसने ठीक ठाक करवा लिया है। तो ये भी एक यूज है। तो silicone rubber is biocompatible used in food packaging, एक हो गया। इट इज एंटी थ्रोम्बोजेनिक, यूज फॉर मेकिंग artificial organs and in cosmetic surgery। समझे? तो ये था कहानी सिलिकॉन की। अब इसके बाद स्टार्ट होता है सिलिकेट। ये थोड़ा ग्रुप 14 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलिकेट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं।
सिलिकेट्स क्या है? सिलिकेट्स इसके बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो सिलिकॉन टेट्रावैलेंट, इसको अगर हम ऐसे लिखें या इसको हम H4SiO4 लिखे तो इसको बोलते हैं हाइड्रो सिलिसिक एसिड। इसी के सॉल्ट्स को हम सिलिकेट्स बोलते हैं, सिंपल। So salts of hydrosilicic acid is known as silicates। हाइड्रोसिलिसिक एसिड के सॉल्ट्स को हम सिलिकेट्स बोलते हैं, which contains SiO4 4- यूनिट्स। सॉल्ट बनाओगे तो H+ को रिप्लेस करोगे मेटल से। डिपेंडिंग अपॉन the structure of silicates, कि कैसे ये SiO4 यूनिट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सिलिकेट्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली हमें उनका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फीचर्स जानना है। सो टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। Types of silicates। सिलिकेट्स को उनके स्ट्रक्चरल फीचर के बेसिस पे हम कई टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले और सबसे सिंपल वाला आता है ऑर्थो सिलिकेट्स। Orthosilicates, it has discrete SiO4 4- यूनिट्स। डिस्क्रीट SiO4 4- यूनिट का मतलब यह हुआ कि सभी SiO4 4- यूनिट इंडिपेंडेंट हैं, कोई दो यूनिट आपस में टेट्राहेड्रल यूनिट कनेक्टेड नहीं है। और इसका स्ट्रक्चर सिंपली इस तरह से होगा, O माइनस इस तरह से। ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है Mg2SiO4। कैसे पहचानोगे ऑर्थोसिलिकेट है? SiO4 पे -4 आना चाहिए। वो एक भी हो सकता है, रेपिटेशन भी हो सकता है। इसको याद रखना, ऑलिविन बोलते हैं। मैग्नीशियम सिलिकेट को ऑलिविन बोलते हैं, और ये एक ऑर्थोसिलिकेट है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये भी एक सिलिकेट है। बेरिलियम का सिलिकेट इस कैटेगरी में आता है, Be2SiO4, इसको फेनासाइट बोलते हैं। तो मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, ये सब ऑर्थोसिलिकेट हैं। कैसे पहचानेंगे ऑर्थोसिलिकेट को? तो उसमें SiO4 यूनिट अगर निकलता है जिसपे -4 चार्ज है तो वो
ऑर्थोसिलिकेट कहा जाएगा। ऑर्थोसिलिकेट में एक और पॉइंट होगा, लेकिन वो दूसरा जब आएगा तो कंपैरिजन होगा। इसके बाद आता है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट्स it has Si2O7 6 minus units। इसमें Si2O7 6 माइनस यूनिट्स होते हैं। अब देखो Si2O7 6 माइनस यूनिट बनाने के लिए क्या करना है, दो ऑर्थोसिलिकेट को फ्यूज करना है और उनके एक एक ऑक्सीजन को कॉमन कर देना है, सिंगल ऑक्सीजन बना देना है। समझा मैंने क्या कहा? ओ ओ ओ ओ, देखो मैं दो यूनिट अलग अलग लिख रहा हूं, अभी चार्ज नहीं देखना। क्या करना है, इनको मिला के सिंगल ऑक्सीजन कर देना, तो बन जाएगा पायरोसिलिकेट। SiO SiO ऐसे 2 3 4 5 6 ये हो गया। दोनों सिलिकॉन sp3 है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि सिलिकेट में कितने शेयर्ड ऑक्सीजन है और कितने अनशेयर्ड ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कोई ऐसा ऑक्सीजन है जो एक से ज्यादा सिलिकॉन उसको शेयर कर रहा हो, दो सिलिकॉन शेयर कर रहा हो। बाइवेलेंट है तो दो ही शेयर कर सकते। यस, इस पायरोसिलिकेट में ये ऑक्सीजन दोनों सिलिकॉन शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है और ये भी शेयर कर रहा है। So it has 1 shared oxygen and 6 unshared oxygen. Now we can say that in orthosilicate all oxygen are unshared, no oxygen is shared. समझ गया ना? So pyrosilicate has 1 shared and 6 unshared oxygen। समझ गए? अब इसके एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये उतना कॉमन नहीं है। ये हेमीमॉर्फाइट इसका एक एग्जाम्पल होता है। Zn3 Si2O7 ZnOH whole twice। ये हेमीमॉर्फाइट है, दैट इज एग्जांपल ऑफ पायरोसिलिकेट। अच्छा, पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया है। अब आगे का सिलिकेट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको थोड़ा सा हम दूसरे वे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार पायरोसिलिकेट को मैं दूसरे तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, पायरोसिलिकेट में क्या है, 2 टेट्राहेड्रली बॉन्डेड सिलिकॉन है। सिलिकॉन के अबाउट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है और एक ऑक्सीजन बीच में है जो दोनों टेट्राहेड्रल को कनेक्ट कर रहा है। तो इसे एक टोपोलॉजी में इस तरह से कुछ दिखाते हैं। देखो जरा समझना। अब इसको इस तरह से और यहां पे है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन और ये है ऑक्सीजन।
और चार्ज 1 2 3 4 5 6। विजुलाइज करो जरा 3D में। ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे जो सर्किल बना हुआ है रेड कलर का, उस सर्किल को अगर 3D में ऊपर खींच दो, प्रोड्यूस कर दो, तो वो टेट्राहेड्रल का वर्टेक्स बन जाएगा और नीचे ट्रायंगल के बेस पे 3 सर्किल और हो जाएंगे और टेट्राहेड्रल के सेंटर पे वो ब्लैक वाला डॉट दिखेगा। ये 2 टेट्राहेड्रल को 2D में मैंने दिखाया कनेक्ट करके, इसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये है पायरोसिलिकेट, जिसमें ये वाला शेयर्ड ऑक्सीजन है और ये सब अनशेयर्ड है, अनशेयर्ड ऑक्सीजन। समझ गया ना? तो ये हो गया पायरोसिलिकेट। एक एग्जांपल मैंने आपको हेमीमॉर्फाइट बता दिया। अब आ जाओ साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स में एक जनरल फॉर्मूला फॉलो होता है, हैज जनरल फॉर्मूला SiO3n2n माइनस, जहां पे n की वैल्यू 3 से ज्यादा है, सॉरी इक्वल टू और ग्रेटर देन 3। दो कॉमन साइक्लिक सिलिकेट हैं, Si3O96 माइनस एंड Si6O1812 माइनस। ये दो कॉमन साइक्लिक सिलिकेट्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर बनाने का टेक्निक सीखना। केमिस्ट्री भूल जाओ एक सेकंड के लिए, ड्राइंग की तरह देखो, नहीं तो सीखता ही नहीं बच्चा इसका स्ट्रक्चर। Si3O9 का स्ट्रक्चर बनाना है। क्या करना है? एक रेगुलर हेक्सागन के वर्टेक्स पे, एक रेगुलर हेक्सागन के वर्टेक्स पे 6 सर्किल लगाना है। कुछ इस तरह, और इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। अब देखो, अल्टरनेट सर्किल को कनेक्ट कर, अल्टरनेट सर्किल को लेके अल्टरनेट सर्किल को लेके एक टेट्राहेड्रल बनाना है कुछ इस तरह से। जरा ध्यान देना, अल्टरनेट, ये अल्टरनेट लिया मैंने, दिखा आपको, बीच वाला छोड़ दिया मैंने। अल्टरनेट सर्किल को लेके एक टेट्राहेड्रल बनाना है और उसको इस तरह से दिखा देना है। ये एक टेट्राहेड्रल हो गया जिसमें यहां पे सिलिकॉन है। अब फिर देखो, ये लिया, ये लिया, कुछ समझा क्या? ये दूसरा टेट्राहेड्रल बन गया। अल्टरनेट सर्किल को लेके एक टेट्राहेड्रल बनाना है जिसमें बीच वाला उसी का उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बन जाएगा, है या नहीं? अल्टरनेट सर्किल को लेके एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें बीच वाला उसका सेंट्रॉइड बन जाए। ये लो बन गया Si3O9। ऐसे इंडिपेंडेंटली बोलो किसी को बनाने के लिए 5 बार गलत करेगा। कैसे सीखा हमने? एक रेगुलर हेक्सागन बनाया और उसके बाद उसके अल्टरनेट सर्किल को लेके एक ट्रायंगल बनाया जिसमें कि बीच वाला जो छोड़ा था हमने वो उसका सेंट्रॉइड बन जाए, और वहीं पे सिलिकॉन है। अब चार्ज लगाओ, ये चार्ज लगा, ये 1 2 3 4 5 6 आ गया ना? तो इसमें पर सिलिकॉन, अब देखो ध्यान दो, पर सिलिकॉन
दो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है, ये वाला और ये वाला। ये दोनों ऑक्सीजन किसी और सिलिकॉन से नहीं बॉन्डेड है, दे आर अनशेयर्ड ऑक्सीजन। मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूं इसको ताकि आप डाइजेस्ट करो इसको आसानी से। अनशेयर्ड ऑक्सीजन, एंड इस ऑक्सीजन को देखो, ये शेयर्ड है, ये ऑक्सीजन ऊपर भी सिलिकॉन से बॉन्डेड है, नीचे भी सिलिकॉन से बॉन्डेड है, ये शेयर्ड ऑक्सीजन है। दिस ऑक्सीजन इज शेयर्ड बिटवीन टू सिलिकॉन। तो अगर एक सिलिकॉन की बात करें तो एक सिलिकॉन के लिए दो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है और दो शेयर्ड ऑक्सीजन है, ये भी तो इसी सिलिकॉन से बॉन्डेड है या नहीं? सो ईच सिलिकॉन हैज टू unshared and two shared oxygen। दो शेयर्ड ऑक्सीजन है और दो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है। अगर हम Si6O1812 माइनस, ये सब देखो SiO3N2N- पे बेस्ड है साइक्लिक सिलिकेट। Si6O1812 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो ये आसान है। ये क्या करना है, फिर से एक रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेज पे 6 सर्किल रखना है, रख दिया सबने, 6 सर्किल रखना है और हर साइड पे एक एक ट्रायंगल बनाना है, हर साइड पे एक एक ट्रायंगल बनाना है। उधर अल्टरनेट को लेके बनाना था, इसमें हर साइड पे बनाना है। ये लो चांद तारे बन गए पाकिस्तान का झंडा, उनके झंडे पे होता है चांद तारा। और सभी ट्रायंगल के सेंटर में, सभी ट्रायंगल के सेंटर में सेंट्रॉइड पे एक एक और सर्किल लगाना है और उसके पेट के अंदर डाल देना है एक एक सिलिकॉन। समझ गया ना? ऐसे ये गया, सबके पेट में एक एक सिलिकॉन डाल दो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे। और अब इसको टेट्राहेड्रल बना दो सबको। बन गया टेट्राहेड्रल। अब चार्ज लगा लेते हैं। चार्ज देखो, यहाँ पे होगा, 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 यहाँ पे। शेयर्ड ऑक्सीजन अनचार्ज होंगे, अनशेयर्ड ऑक्सीजन पे चार्ज होगा। और अनशेयर्ड ऑक्सीजन कहाँ है? ये समझ गया ना? -12 चार्ज हो गया। अगर आप पर ऑक्सीजन की बात पर सिलिकॉन की बात करें तो पर सिलिकॉन आप देख सकते हो, मान लो इसको हमने हाईलाइट किया है, इसको, तो इस सिलिकॉन से दो अनशेयर्ड ऑक्सीजन एंड दो शेयर्ड ऑक्सीजन, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे Si3O9 6- में था। तो साइक्लिक सिलिकेट का एक कॉमन फीचर हो गया, पर सिलिकॉन दो शेयर्ड ऑक्सीजन और दो अनशेयर्ड ऑक्सीजन, यही सब पूछा जाता है। पर सिलिकॉन टू शेयर्ड एंड टू अनशेयर्ड ऑक्सीजन, है ना? दो शेयर्ड ऑक्सीजन और दो अनशेयर्ड ऑक्सीजन,
हाइब्रिडाइजेशन सभी सिलिकॉन का sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा सिलिकॉन के राउंड। सत्यानाश। तो हम बात कर रहे थे साइक्लिक सिलिकेट की, कुछ इंटरप्शन आ गया था, पावर चली गई थी। साइक्लिक सिलिकेट की, और हमने 2 साइक्लिक सिलिकेट देखा। अब आगे इसके बाद आता है चेन सिलिकेट। इसके बाद चेन सिलिकेट्स, इसमें पॉलीमेरिक चेन होता है सिलिकेट्स का। 2 कॉमन चेन सिलिकेट्स हमें जानना है। एक होता है पायरोक्सिन, और दूसरा होता है पायरोक्सिन, और दूसरा होता है एम्फीबोल। ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पायरोक्सिन एक लीनियर चेन सिलिकेट होता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन पे कुछ सर्किल इस तरह से लगाना है, और अल्टरनेट ट्रायंगल बनाते जाना है कुछ इस तरह से। अब देखो ये कनेक्ट कैसे होगा। ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा ऐसे, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस चेन है, और सभी ट्रायंगल एक टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके सेंटर पे सिलिकॉन होगा, जिसके सेंटर पे सिलिकॉन होगा इस तरह से। और अगर चार्ज लगाएं तो यहाँ पे और यहाँ पे अनशेयर्ड ऑक्सीजन पे चार्ज होगा इस तरह से, इस तरह से। तो अगर पर सिलिकॉन देखें तो पर सिलिकॉन 2 शेयर्ड ऑक्सीजन है, पर सिलिकॉन 2 शेयर्ड ऑक्सीजन है और 2 अनशेयर्ड ऑक्सीजन है, ये दोनों। और इसका अगर जनरल फॉर्मूला निकालेंगे तो देखो इसमें ये पोर्शन रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखना, ये पोर्शन रिपीट हो रहा है, जिसमें 1 सिलिकॉन 3 ऑक्सीजन है ना, और -2 चार्ज है। सो इट इज लीनियर चेन सिलिकॉन इन विच 2 shared and 2 unshared oxygen per silicon, 2 shared and 2 unshared oxygen per silicon। और ये भी SiO3 N2N माइनस, अभी मैंने आपको जनरल फार्मूला दिखाया था, Si3 पे -2 है, 1 पे -2 तो N पे -2N हो जाएगा। इज द जनरल फार्मूला, समझ गए ना। दूसरा है एम्फीबोल।
ये डबल चेन सिलिकेट्स हैं। डबल चेन सिलिकेट क्या करना है, ये जो सिंगल चेन सिलिकेट हमने बनाया पायरोक्सिन, उसी का एक मिरर इमेज नीचे बनाओ और दोनों को कनेक्ट कर देना है। मैं बना के दिखाता हूँ। एक मिरर इमेज बनाना है और उसको कनेक्ट कर देना है, यानी कि ये देखो, ये तो हो गया सिंगल चेन सिलिकेट। अब मैंने कहा इसी का मिरर इमेज रिफ्लेक्शन नीचे बनाना है, देखते जाओ। ये इस तरह से एक्सटेंड होगा। ये बढ़ते जाएगा इस तरह से, है ना। और सभी ट्रायंगल एक टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करेगा और उस टेट्राहेड्रल के सेंटर पे थोड़ा एक आध बार बना लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। टेट्राहेड्रल के सेंटर पे सिलिकॉन होगा इस तरह से, और अनशेयर्ड ऑक्सीजन पे चार्ज होगा इस तरह से। थोड़ा पहले अंदर टेट्राहेड्रल कनेक्ट कर लो। अब चार्ज लगा दो, तो चार्ज यहाँ पे ऐसे है, ये है, इधर होगा, इधर हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, इधर हो गया। जितने भी अनशेयर्ड ऑक्सीजन है उन सब पे चार्ज होगा और शेयर्ड ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं होगा। अब इसमें खास बात क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें यहाँ पे जो सिलिकॉन है, उस सिलिकॉन से दो ऑक्सीजन ऐसे बॉन्डेड है जिस पे निगेटिव चार्ज है। एक तो वो उसके जस्ट टॉप पे और एक ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पे निगेटिव चार्ज है। यानी कि उस सिलिकॉन के साथ दो अनशेयर्ड ऑक्सीजन बॉन्डेड हैं और दो शेयर्ड ऑक्सीजन, ये दोनों दिखा। लेकिन अगर हम इस सिलिकॉन की बात करें तो इस सिलिकॉन से तीन शेयर्ड ऑक्सीजन बॉन्डेड हैं, एक ये और एक ये तीनों शेयर्ड हैं। ये तीनों ऑक्सीजन दो दो सिलिकॉन के बीच में है और एक ये वाला केवल ऑक्सीजन अनशेयर्ड है। यानी कि इसमें कुछ सिलिकॉन ऐसे हैं जिसके साथ दो शेयर्ड दो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है, ये वाला, और कुछ सिलिकॉन ऐसे हैं जिसके साथ एक अनशेयर्ड और 3 शेयर्ड ऑक्सीजन है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें एम्फीबोल के लिए, डबल चेन सिलिकेट के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? सम सिलिकॉन हैज 2 शेयर्ड and 2 unshared oxygen, while some silicon has 1 unshared but 3
शेयर्ड ऑक्सीजन। समझ गए? अब इसका जनरल फॉर्मूला, अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखना हो तो जरा देखेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए इसके एक रिपीटिंग यूनिट को पहचानो। अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो ये वाला जो मैंने सिलिकॉन को अंदर रखा है वो यहाँ पे जाके फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि यही चीज़ फिर यहाँ पे रिपीट हुआ। तो ये जो मैंने दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं उसी के बीच में जो आ रहा है वही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखो, ये जाके ये फिर यहाँ रिपीट हो रहा है। उसके अंदर काउंट करो कितने सिलिकॉन है, 4 सिलिकॉन को काउंट करो, 1 2 3 4 Si4। ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 O11। चार्ज काउंट करो, -6। चार्ज देखो -6 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 माइनस। सो एम्फीवोल का रिपीटिंग यूनिट Si4 O11 6 माइनस है। रिपीटिंग यूनिट इज Si4 O11 6 माइनस, यही सब पूछा जाता है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ डबल चेन silicate is what? Si4 O11 6 माइनस n जाएगा ये, या इसको 6 को बाहर भी निकाल सकते हो, n 6n माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका जनरल रिपीटिंग यूनिट हो जाएगा। इसको कहते हैं एम्फीवोल डबल चेन सिलिकेट। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? शेयरिंग पर सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, तो इसमें दोनों है। मल्टीपल करेक्ट आंसर के लिए ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। अब आ जाओ नेक्स्ट, टू डायमेंशनल sheet silicates। 2-dimensional sheet silicates। इसमें क्या करना है, ये जो एम्फीवोल बनाया उसके जो वर्टेक्स पे जो ट्रायंगल सब बना हुआ सब आपस में जुड़ जाएंगे, सब आपस में एक्सटेंड हो जाएंगे। मैं बना के दिखाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। पूरा एक पेज लेते हैं। टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट कुछ ऐसा होगा। अब देखो, अगर इसको मैं यहीं पे छोड़ दूं तब तो ये डबल चेन सिलिकेट हो गया, लेकिन ये आगे एक्सटेंड हो गया इस तरह से। समझ रहे हो?
ये आगे एक्सटेंड हो गया इस तरह से। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से। अब मैं इसका पूरा कर देता हूँ टेट्राहेड्रल। गया, हाँ, ये टेट्राहेड्रल में पूरा कर रहा हूँ। इसमें समझने वाली बात क्या है, वही शेयरिंग। यहाँ पे सभी टेट्राहेड्रल के सेंटर में सिलिकॉन आ जाएगा, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। अब देखो इसमें चार्ज कहाँ लगेगा, चार्ज सिर्फ ट्रायंगल के सेंटर पे जो ऑक्सीजन है वहीं लगेगा, बाकी सभी शेयर्ड ऑक्सीजन हैं, बाकी सभी शेयर्ड ऑक्सीजन हैं। अगर किसी एक सिलिकॉन को देखो, मान लो हम इसको हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही वाला ऑक्सीजन पे चार्ज होगा, बाकी ये शेयर्ड है, ये शेयर्ड है, ये शेयर्ड है बिटवीन द सिलिकॉन, है या नहीं। इसको देखो, ये ऑक्सीजन शेयर्ड है बिटवीन टू सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन शेयर्ड है बिटवीन टू सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन शेयर्ड है बिटवीन टू ऑक्सीजन, है या नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पर सिलिकॉन अनशेयर्ड है और 2 शेयर्ड हैं, 3 शेयर्ड हैं, यानी कि पर सिलिकॉन 1 unshared oxygen and 3 shared oxygen। अब इसमें रिपीट क्या हो रहा है, तो इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन, इसके आगे जाओगे वही रेपिटेशन मिलेगा आपको, ये यूनिट रिपीट हो रहा है, और इसलिए इसका रिपीटिंग यूनिट क्या है, Si2O5, 5 ऑक्सीजन, देखो 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, Si2O5 2 माइनस, और इसलिए इसका जनरल फार्मूला अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सो जनरल फार्मूला हो जाएगा Si2O5 N2N माइनस। ये एक 2 डायमेंशनल प्लेनर सीट सिलिकेट होगा, समझ गए ना। लास्ट में इसमें आता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क silicates। 3 dimensional network silicate has SiO2 repeating unit, और इसको अगर 2D में दिखाएं तो SiO और ये चारों तरफ से ऐसे ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, और ये इस तरह से एक्सटेंड हो रहा होगा। तो इसको आगे SI ले सकते हो, O SI ले सकते हैं, ऐसे O SI O, और ये बढ़ते जाएगा इस तरह से। इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखना 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट के, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट के। इसका एग्जाम्पल होता है क्वार्ज, जियोलाइट,
क्वार्ट्ज, जियोलाइट, अल्ट्रामेरिन, कायोलिन, ये सब 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट के एग्जाम्पल हैं। इसमें ऑल 4 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं। सिलिकॉन के अराउंड कोई भी इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन नहीं है जो सिलिकॉन से ही एक ही सिलिकॉन से बॉन्डेड हो, सभी ऑक्सीजन दोनों साइड से सिलिकॉन से शेयर्ड हैं। हैज ऑल 4 ऑक्सीजन shared between silicons। तो ये है सिलिकेट की स्टोरी। तो इतना ग्रुप 14 में सिलिकेट्स तक। थोड़ा सा ग्रुप 14 में एक और छोटा सा पोर्शन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लास के बारे में थोड़ा सा जानना है, हमारे एनसीईआरटी बुक में जेईई मेंस वगैरह में कभी कभार आ जाता है। तो ग्लास को पढ़ के थोड़ा सा सिलिकॉन ग्रुप 14 को क्लोज करते हैं। ग्लास, सबसे पहले ग्लास है क्या? ग्लास इज सिलिकेट्स, ये भी एक सिलिकेट्स ही है। ग्लास इज सिलिकेट्स containing various metals, oxides. It is ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, हमेशा ट्रांसपेरेंट ही नहीं होता, और ट्रांसलूसेंट, सुपर कूल्ड, एमॉर्फस सॉलिड। सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं इसको, बट हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सॉलिड दिखता है, इसलिए हम इसको सुपर कूल्ड लिक्विड या एमॉर्फस सॉलिड बोल सकते हैं। इट इज नॉट अ ट्रू सॉलिड। इसको हम ट्रू सॉलिड नहीं कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इंटरनल फ्लूइडिटी होता है जो हमें दिखता नहीं है, विजिबल, हमें विजिबल नहीं होता, लेकिन इसके अंदर फ्लूइडिटी होता है। सॉलिड स्टेट पढ़ाते समय मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई पुरानी हवेली हो तो उसके विंडो पैन को देखें तो उसका टॉप पोर्शन थोड़ा थिन होता है, बॉटम पोर्शन थोड़ा थिक होता है, क्योंकि वो ग्लास फ्लो करके ग्रेविटी से नीचे आ जाता है और नीचे का थिकनेस बढ़ जाता है, ऊपर का थिकनेस कम हो जाता है। सो इट इज़ नॉट ए ट्रू सॉलिड, हैज़ इंटरनल फ्लूइडिटी, हैज़ इंटरनल फ्लूइडिटी, और इसलिए इसको देयरफॉर नोन एज, इसको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। वैसे तो ग्लास के वेरिएबल कॉम्पोजिशन होते हैं, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला हम ग्लास का देते हैं। जनरल फॉर्मूला हम ग्लास का देते हैं R2O.MO.6H2O, जहाँ पे R यूजुअली सोडियम या पोटेशियम होता है, सोडियम पोटेशियम का ऑक्साइड होता है, M कैल्शियम, बेरियम, लेड, जिंक, ये सब होता है। 6H2O मैंने लिख दिया, SI सिलिका तो रहा है नहीं, 6SiO2, सॉरी 6SiO2, 6 सिलिका। ये ग्लास का एक जनरल फॉर्मूला होता है, समझे। अब इसमें ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट थोड़ा सा आपको देखना है कि उसमें रॉ मटेरियल्स क्या लगते हैं।
और उनके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। सो रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन ग्लास, 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं इसमें। कुछ एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, कुछ बेसिक ऑक्साइड होते हैं और कुछ कलरिंग सब्सटेंस होता है जो ग्लास को डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। सो सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड। ग्लास में जो सबसे कॉमन एसिडिक ऑक्साइड होता है वो है SiO2 सैंड, जिसको हम सिलिका कहते हैं, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ ग्लास। तो मेजर कंपोनेंट यही होता है, इट constitute major part of the glass. दूसरा B2O3 बोरन का ऑक्साइड, इट इज एडेड थ्रू बोरिक एसिड और बोरेक्स। यानी मैन्युफैक्चरिंग के समय हम या तो या तो बोरिक एसिड ऐड करते हैं या बोरेक्स ऐड करते हैं, जो अंदर जाके B2O3 में कन्वर्ट हो जाता है हीटिंग प्रोसेस में। इससे जो ग्लास बनता है उसको बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं। बोरोसिल सुने होंगे आपने, यूज फॉर बोरोसिलिकेट ग्लास। ये ग्लास को क्या प्रॉपर्टी देता है, यही काम की चीज है। बोरोसिल का जो ग्लासवेयर होता है वो वेरी हाई टेम्परेचर विदस्टैंड करता है। लेबोरेटरी में जो बीकर फ्लास्क होते हैं, फ्लास्क खास करके राउंड बॉटम फ्लास्क जो होते हैं, उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। तो ऑर्डिनरी ग्लास अगर लोगे तो ब्रेक कर जाएगा। तो बोरोसिल ग्लास जो होता है वो हीट रेसिस्टेंट ग्लास होता है। बोरोसिल ग्लास withstand high temperature used in laboratory glassware। तीसरा है एसिडिक ऑक्साइड चल रहा है ये सब, P2O5, कहीं पे P4O10 भी लिखा आ जाए तो बात एक ही है। हम फास्फोरस में पढ़ेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये भी ग्लास में ऐड होता है एक खास पर्पस के लिए, ऑप्लेसेंट ग्लास बनाने के लिए, यूज्ड फॉर मेकिंग ऑप्लेसेंट ग्लास। ऑप्लेसेंट वो होता है जो अपना कलर चेंज करता है। अगर आप उस पर लाइट का एंगल, जो लाइट डाल रहे हो उसका एंगल चेंज करो तो उसका कलर चेंज होता है। यानी उससे जो रिफ्लेक्टेड कलर निकलता है वो डिफरेंट कलर का निकलेगा। डांस पोडियम डिस्कोर्स को जहाँ होता है वहाँ पे देखते हो एक गोल रंग का ऊपर ग्लास का ग्लोब घूम रहा होता है और उस पर लाइट पड़ रहा होता है, और उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट निकल रहा था वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का लाइट निकल रहा होता है ना। जहाँ डांस वांस हो रहा था डांस क्लब में, आजकल चल रहा है डांस इंडिया डांस, उसमें देखते होगे। तो ऑप्लेसेंट ग्लास बनाने के लिए यूज होता है। इसके बाद दूसरा बेसिक ऑक्साइड कुछ ऐड किया जाता है। बेसिक ऑक्साइड्स
मेनली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम इन सब का होता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं ऐड करते हैं, वो हम ऐड करते हैं कोई और रिएजेंट, वो अंदर डिकम्पोजिशन के बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट ये सब ऐड करते हैं, तो जो मिलता है उसको हम सोडा ग्लास बोलते हैं। और ये ग्लास को टफनेस, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स टफनेस टू द ग्लास। पोटास ग्लास भी होता है जिसमें K2CO3 और KNO3 ऐड किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ऐड करते हैं। और ये सब क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड देगा। और तीसरा होता है इसमें कलरिंग सब्सटेंस, जो ग्लास को डिफरेंट कलर देता है। वो थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है, याद रखने की चीज़ है। कलरिंग सब्सटेंसेस। अगर Fe2O3 ऐड करोगे तो ग्लास येलो कलर का बनेगा। तो येलोनेस ऑफ द ग्लास इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। Cr2O3 अगर ऐड करोगे, ये तो वैसे भी क्रोमियम का ऑक्साइड ग्रीन कलर का होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज होता है। पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, पोटेशियम क्रोमेट का कलर येलो होता है। ये सब अगर हम ऐड करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल में, तो सॉल्यूशन का कलर येलो से अगर ग्रीन चेंज हो जाता है, इसका मतलब अल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी था, वो ऑक्सीडाइज होके एसिड या कीटोन बन गया और क्रोमियम रिड्यूस होके Cr2O3 बन गया, जिसका कलर ग्रीन है। देखेंगे अल्कोहल जब आएगा तो ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। फिर कोबाल्ट का ऑक्साइड CO2O3 ये ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। क्यूप्रस ऑक्साइड ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट। उस फेलिंग टेस्ट में कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, बाद में क्यूप्रस ऑक्साइड ही बनता है जिसका कलर रेड होता है। एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करता है फेलिंग सॉल्यूशन कीटोन से। बताना मुझे फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट में फ़र्क क्या है। दोनों एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करता है कीटोन से, लेकिन दोनों में एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। सो क्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर प्रोवाइड करता है। निकेल ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड या MnO2 ये सब ग्लास को ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। समझे? तो ये हो गया कलर के बारे में। इसमें एक टर्म आता है, जरा सा उसको देखेंगे। अनीलिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में एनीलिंग ऑफ ग्लास। जब हम सिलिका में ये सब कंपोनेंट मिला के उसको मेल्ट करते हैं मिक्सिंग के लिए, और फिर उसकी रीकूलिंग करते हैं जिससे कि ग्लास बनता है। तो अगर हम मेल्ट को सडनली कूल कर दें, क्वेंच कूलिंग कर दें, तो वो इतना ब्रिटल हो जाता है कि फिर वो किसी काम का नहीं होता, मोल्डिंग वोल्डिंग उसका होता नहीं। और इसलिए मेल्ट, ग्लास मेल्ट को हम स्लोली कूल करते हैं, स्लो कूल करते हैं एंड फाइनली उसको सॉलिडिफाई करते हैं। और उस कूलिंग प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग पाइप यूज करते हैं, एक लॉन्ग रिटॉर्ट यूज करते हैं
जिसमें एक साइड से मेल्ट एंटर करता, दूसरे साइड से निकल जाता, और उस रिटॉर्ट के डिफरेंट जोन को हम डिफरेंट टेम्परेचर पे रखते हैं। बिगनिंग वाला पॉइंट मैक्सिमम टेम्परेचर पे होता है और एंड वाला पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर पे होता है। एक इस तरह का पाइप समझ लो, यहाँ से हम ग्लास मेल्ट को एंटर करवाते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और यहाँ से मिनिमम टेम्परेचर होता है। सॉलिड ग्लास को हम बाहर निकालते हैं। तो दिस कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ द मेल्ट ऑफ ग्लास is called annealing, and this gives a glass of better quality which can be further molded or modified. So annealing is slow, controlled controlled cooling of melt to solid glass। ये तो हो गया एनीलिंग। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लास एंड ऑल, ग्लास के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ कैटेगरी में हम ग्लास को डिवाइड करते हैं, जरा सा उसको देख लेंगे और उसका कुछ कुछ एप्लीकेशन देख लेंगे। टाइप्स ऑफ ग्लासेस। टाइप्स ऑफ ग्लासेस में सबसे पहले आता है सोडा ग्लास। सोडा ग्लास ये सॉफ्ट ग्लास होता है, contains सोडियम एंड कैल्शियम। अभी आप पीछे दिखाया था बेसिक ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसमें होता है उसको हम सोडा ग्लास कहते हैं। और ये सॉफ्ट का मतलब मुलायम नहीं कि ऐसे मुड़ जाएगा, सॉफ्ट का मतलब कि लो टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा और आसानी से मोल्डेबल होगा। ऑर्डिनरी ग्लास जो हमारे विंडो एंड ऑल में होते हैं वो सोडा ग्लास होते हैं। इसके बाद दूसरा होता है पोटाश ग्लास। पोटाश ग्लास, इसमें पोटेशियम होता है और कैल्शियम होता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। इट गिव्स हार्ड ग्लास। जहाँ पे हमें हार्डनेस ऑफ ग्लास ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। जो स्क्रैच फ्री ग्लासेज वगैरह जो बनता है, स्क्रैच कैसे लगेगा, अगर हार्ड होगा तो स्क्रैच नहीं लगेगा। तो हार्ड ग्लास बनाने के लिए हम पोटाश ग्लास यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा होता है एक पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास, इसमें मिक्सचर ऑफ जिंक एंड बेरियम बोरोसिलिकेट्स होता है। जिंक बोरोसिलिकेट और बेरियम बोरोसिलिकेट का यह मिक्सचर होता है। इट इज हीट रेसिस्टेंट, पीछे बताया था आपको, रेसिस्टेंट, यूज्ड इन लेबोरेटरी वेयर। और एक फोर्थ याद रखना है, फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास में पोटेशियम और लेड सिलिकेट का मिक्सचर होता है
it has mixture of potassium and lead सिलिकेट। फ्लिंट ग्लास की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी हाई होता है और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेंसेज वगैरह के बनाने के काम में मेनली आता है। इट हैज वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेंसेज के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो ये हो गया टाइप ऑफ ग्लास। अब लास्ट ग्लास के बारे में एक पॉइंट कहते हैं ईचिंग ऑफ ग्लास। ईचिंग का मतलब होता है खरोचना, खुजलाना। देखो ग्लास को कैसे खुजलाते हैं। ईचिंग ऑफ ग्लास देखा होगा आपने, आजकल ग्लास पे काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने होते हैं और वो डिज़ाइन पेंटेड नहीं होते हैं, वो डिज़ाइन ग्रूव्ड होते हैं। ग्रूव्ड मतलब खरोचा हुआ ग्लास होता है। ग्लास में से खरोच के ग्लास को निकाल के और उसमें पेंट की फीलिंग हो जाती है। या बेटर एग्जांपल, कभी आप लेबोरेटरी अगर गए होगे तो लेबोरेटरी में आपने ब्यूरेट देखा होगा। ब्यूरेट पे मार्किंग लगा होता है, कभी उसको जब हाथ से टच करके फील करना, तो वो मार्किंग जो होता है वो ऊपर से लिखा हुआ नहीं होता है, वो खुदा हुआ होता है। वहाँ गहराई होती है, ग्लास निकला हुआ होता है और उसके अंदर कार्बन भरा होता है। हाउ इट इज डन? दैट इज कॉल्ड ईचिंग ऑफ ग्लास। ग्लास में सिलिका होता है एंड सिलिका इज अटैक्ड बाय HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अगर ग्लास पे HF डालो तो ग्लास वहाँ से सॉफ्ट हो जाएगा, HF उसको डिजॉल्व करने लगता है, तो ग्लास सॉफ्ट हो जाएगा। तो किसी हार्ड पॉइंटेड सरफेस से जो लिख दोगे, जैसा निशान बना दोगे, वो परमानेंट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ईचिंग ऑफ ग्लास। सो SiO2 is attacked by HF to form SiF4 plus 2H2O। तो ग्लास के सरफेस पे थोड़ा सा HF डाल दो, वो सरफेस सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो निशान बना दोगे पेन से, वो परमानेंट हो जाएगा उस पर। और अगर HF ज़्यादा डाल दिया तो ग्लास गायब हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा HF में। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग। और अगर HF एक्सेस में रहा, तो वो फर्दर उसे डिजॉल्व कर देगा H2SiF6 में, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड। तो इस तरह से ग्रुप 14 मैंने आज कंप्लीट कर दिया आपका। ग्रुप 14 में एक एक चीज़ें मैंने आपको करा दी, IIT एडवांस तक, इंक्लूडिंग एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर JEE मेंस ऑल्सो, योर CET ऑल्सो। यही आपके लिए बुक हो गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे बाहर न सोचना है न निकलना है। समझ गए ना? क्योंकि इससे ज़्यादा डेप्थ आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। किसी भी किताब में आपको अलग अलग इस तरह से ग्रुप नहीं मिलेगा, या ना कोई पढ़ाता पूरे हिंदुस्तान में। वो P ब्लॉक पढ़ाता है, मैं ग्रुप वाइज पढ़ाता हूँ। ग्रुप में इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट को माइक्रो लेवल पे जाके देखते हैं, उसके अंदर क्या रिक्वायर्ड है, कैसे रिक्वायर्ड है, और एक सिस्टमेटिक वे में हम कर रहे होते हैं। समझ गया ना? ठीक है।
तो आज बीच में लाइट चली गई थी, इसलिए फर्स्ट हाफ एन आवर में आपको वीडियो नहीं मिला होगा, सो एक्सक्यूज़ फॉर दैट। आगे से हम ख्याल रखेंगे कि सब कुछ प्रॉपर रहे, लेकिन क्या करें बीच में लाइट ही चली गई, तो फर्स्ट 30 मिनट तक वीडियो नहीं आएगा, केवल स्क्रीन मिलेगा। बट ठीक है, अपने को पढ़ना है, काम की चीज़ तो आ ही रहा है ना, क्या करना है रंजीत साई का थोबड़ा देख के। चलो, थैंक यू।